हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। देखिए गाइज, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो आज 21 अगस्त को कंडक्ट कराया गया है। और इस वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के जो हिंदी पोर्शन के क्वेश्चन हैं 80, उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपसे पूरे एक एक कर 80 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो यहाँ पर जो कृति प्रेमचंद की नहीं है वो आपको बताना था। तो देखिए, कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी कृतियाँ प्रेमचंद की हैं। यहाँ पर जो मैला आंचल है, ये जो कृति है ये प्रेमचंद की नहीं है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर 1 का डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित ब्राह्मचिन्ह क्या होगा। तो देखिए, आना जाना इन दोनों के बीच में जो अपेक्षित ब्राह्मचिन्ह आएगा वो आएगा डैश, जिसे हम योजक चिन्ह के रूप में भी जानते हैं, स्मॉल डैश। और ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में ब्राह्म चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें ब्राह्म चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा, वह घर आया या नहीं, ये भी करेक्ट है। तीसरा, राम राम उसने है क्या कर दिया, ये भी सही है। और ये जो अगला ऑप्शन है डी, तुम समझते हो कि वह निरावालक है परंतु, तो ये देखिए जो जो इस ये यहाँ पर कॉमा आया हुआ है, यहाँ पर नहीं आएगा, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, यही इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ये डी जाएगा। यहाँ पर ब्राह्मचिन्ह का सही उपयोग नहीं किया गया है, तो थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, परपत्र कब जारी किया जाता है। जो परिपत्र होते हैं वो कब जारी किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। दूसरा, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। तीसरा है किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर। और चौथा है पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ये जो शायद कल निकुंज यहाँ आए, ये किस चीज़ का, कौन से वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर शायद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है। और ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये आपको बताना है कि ये किस तरह के वाक्य का उदाहरण है, सरल, संयुक्त या फिर मिश्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सरल वाक्य, क्योंकि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया एक सरल वाक्य है। 6 का ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो जाएगा बिल्कुल सही वो रहेगा सी ऑप्शन, मिश्र वाक्य। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो जिसने इन चीज़ों का प्रयोग हुआ है एक दूसरे पर, ये आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 7 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है और उसके आगे के जो क्वेश्चन है कुछ, वो सब आपकी 11 तक इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही उनके आंसर करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सीधे आपको इनके जो आंसर्स हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो पैराग्राफ का 8वां है वो ऐसे देख लेते हैं। सच्चे वीर वे होते हैं। तो सच्चे वीर कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इसका सही आंसर होगा जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, यानी वी ऑप्शन 8 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ ऑप्शन होगा इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। तो 9 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इस उपवाक्य का प्रकार कौन सा है, यानी कि ये किस तरह का जो उपवाक्य है ये किस तरह का वाक्य है, ये बताना है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा ये विशेषण उपवाक्य, ये विशेषता बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का बी करेक्ट हो जाएगा, ये विशेषण उपवाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य होती है। ठीक है, तो 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का है, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो देखिए, अभय और उभय के जो समरूपी भिन्नार्थक होने वाले हैं, अभय मतलब क्या होता है, अभय मीन्स होगा यहाँ पर निडर, और उभय मतलब क्या होता है, दोनों। उभय उभय मतलब होता है दोनों, और अभय मीन्स निडर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 12 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक कौन से होंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं चपला कहते हैं बिजली को और चपल बोलते हैं क्विक यानी तेज को। तो जो व्यक्ति तेज होता है उसे चपल बोलते हैं। और यहाँ पर जो सही इसका
युग्म बन जाएगा वो होगा बिजली और तेज, और ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सही अर्थ वाले शम श्रुति भिन्नार्थक युगल का चयन करें। यहाँ पर आपको सही अर्थ वाले शम श्रुति भिन्नार्थक जो युगल है उनका चयन करना है। तो देखिए सित और शीत, ठंडक और तुषार। देखिए 14 का ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सित मतलब शीत मतलब होता है ठंडक, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, सित और शीत, सित मतलब श्वेत और शीत मतलब स्त्री का अपहरण, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद देखेंगे तो देखिए शीत और सित, शीत मतलब होता है ठंडा, करेक्ट है बिल्कुल, और सित मतलब क्या होता है तेज किया गया। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पर आपको सही विलोम युग्म वाला विकल्प बताना है। करुण का निष्ठुर, ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो जो करुण मतलब होता है वो उसका कोमल हृदय होता है, निष्ठुर मतलब होता है इसका कठोर हृदय होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दूसरे देख लेते हैं, तो आस्तिक का अधार्मिक बिल्कुल गलत है, आस्तिक का नास्तिक होगा। संकल्प का अकल्प नहीं होता है, संकल्प का विकल्प होता है। सुदूर का क्या होता है, सुदूर का नज़दीक होता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा सही विलोम युग्म का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय हैं वो हमको बताने थे। तो देखिए केंद्र होता है मूल शब्द और इसमें इत प्रत्यय जुड़ा होता है तो केंद्रित बनता है, और अधिक होता है मूल शब्द, अधिक अधिक में जब हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो अधिकता होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही आंसर इत और ता होगा, और सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो देखिए अली मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, भंवरा होता है। एक तो भंवरा इसका सही हो जाएगा, दूसरा अली मीन्स कोयल भी होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। भंवरा यहाँ पर है पर ये आम्र नहीं होता, और ये कोयल है पर अच नहीं होता, और यहाँ कोयल है लेकिन सुख नहीं होता। इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका सही आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है पत्नी शब्द के पर्यायवाची। देखिए यहाँ पर जो आप ऑप्शन देखेंगे सी, भार्या और प्राणप्रिया। देखिए रजनी मीन्स होती है रात्रि, तो ये तो गलत हो जाएगा। चंचला मतलब बिजली होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तनुज और तनुजा, तनुजा मीन्स पुत्री होती है, तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट होगा, क्योंकि पत्नी को हम भार्या और प्राणप्रिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी है वो सही है। तो चार दीवारी को कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट लिखा हुआ है पहला ऑप्शन तो गलत है, चार दीवारी ये बिल्कुल करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चार दीवारी को आप इस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी है वो सही है। तो देखिए कौतूहल कहाँ सही लिखा हुआ है आपको बताना है। कौतूहल नहीं होता है, कौतूहल, कौतूहल, ये क्वेश्चन नंबर 20। देखिए तो कौतु कौतु में इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आती है जो कि ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौतूहल ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए महेश जो है वो गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है आपको बताना है। यानी वाक्य है ना अपूर्ण है, पहली बात तो जो काल है, गा रहा था काम अपूर्ण है यहाँ पर, तो अपूर्ण तो आना ही आना है। अब ये केवल इसमें, और गा रहा था ये पास्ट की बात हो रही है, यानी भूत की, तो यहाँ पर अपूर्ण भूत बिल्कुल सही होगा 21 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल आपको पहचानना है कि किस काल में है। तो सत्संग में जाने के बाद ही तो मन को शांति मिली है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनमें से जो जो भूतकाल है ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूत की बात ही नहीं हो रही है। तो जो जितने भी भूतकाल हैं तो तीनों ही गलत हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं है ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी वर्तमान काल भी है लेकिन वो संदिग्ध है, यानी कि उसने खाना खाया है, ये तो वर्तमान है पर इसे नहीं मानेंगे। संदिग्ध वर्तमान हमसे पूछा गया है जिसमें संदिग्ध हो, संदेह हो, तो यहाँ पर रीना पढ़ती होगी, यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें पढ़ती होगी, कोई फिक्स नहीं है कि वो पढ़ ही रही है, ये संदिग्ध है यानी संदेह है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चरण कमल वंदो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपको अलंकार बताना है 24 में। तो देखिए आप जानते हैं चरण कमल, चरण कमल जैसे जो चरण है कि नहीं, कि कमल रूपी चरण, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम जिज्ञासु कहते हैं, यानी इसके अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। देखिए आज्ञा, आज्ञा ही एक ये जो शब्द है इन चारों में से स्त्रीलिंग है, बाकी सब यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आज्ञा दी जाती है,
मार्ग गया है, परिणाम परिमाण होता है और ग्रह आया है, ठीक है, वह हमारे ग्रह आया है। तो यहाँ पर जो 26 है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ आपको पुल्लिंग शब्द छांट कर बताना है, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ये विवाह है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूर्ति की जाती है, अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है और छवि अच्छी या बुरी होती है, तो इसीलिए जो 27 उसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है। विधाता, तो देखिए 28 का जो करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जा रहा है, विधाता सही होगा। सर्वश्रेष्ठ में यहाँ पर ठा आता है अंत में, और भूमिगत में जो माँ है उसमें छोटी ई की मात्रा आती है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, ये है तिरोभाव, और क्वेश्चन नंबर 29 का इस तरह से सही आंसर जो आएगा वो आएगा तिरोभाव ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाले विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। यानी 30 का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही जाएगा। आचार का अनाचार होता है, ये भी सही है, लेकिन गुप्त का मुक्त नहीं होता है, ठीक है, गुप्त का मुक्त नहीं होता है, इसीलिए 30 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको गलत विलोम युग्म बताना था, ठीक है, 30 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कोप का विलोम शब्द क्या है, तो आप सभी जानते हैं कोप मीन्स क्या होता है, कोप मीन्स गुस्सा होता है, ठीक है, गुस्सा। 31 का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कोप का मतलब कृपा, यानी तुम भगवान की कोप का भाजन बनोगे। अब दूसरा क्या हो जाएगा इसका विलोम, तुम भगवान की कृपा का भाजन बनोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 31 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भगवान की कृपा का पात्र होंगे आप, भाजन नहीं होते उसे, ठीक है। 32 पर आते हैं, लहू का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो लहू मीन्स होता है आप जानते हैं खून, तो लहू का जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा शोणित, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 32 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। अनि मीन्स आप जानते हैं, अनि का जो सही पर्यायवाची शब्द होने वाला है यहाँ पर अनि मीन्स होता है सेना, तो 33 का करेक्ट आंसर जाएगा सी सेना। अगला देखते हैं, वनिता शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप सभी जानते हैं जो वनिता शब्द है ये पर्यायवाची होता है महिला का, ठीक है, महिला का, तो ऑप्शन नंबर 34 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। उपकार को जो मानता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, तो जो उपकार को मानने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा 35 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहते हैं आप, उसे आप बोलते हैं अदृश्य, क्योंकि जो दिखाई नहीं देगा वो अदृश्य होता है, जो कि है भगवान, तो 36 का यहाँ पर ए जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यहाँ पर आपको छांटना है जो सही विलोम युग्म है वो, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे तो यहाँ पर नेकी का भलाई ये बिल्कुल गलत है, तरुण का किशोर ये भी गलत है, विभक्त का पृथक ये भी गलत है, दीर्घकाय का कृशकाय तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें सही विलोम युग्म हो जाएंगे, ठीक है, ये तो सब उन्हीं के एक तरह से पर्यायवाची ही हो रहे हैं इसमें। यहाँ पर 37 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, अगेन आपको यहाँ पर दिया गया है एक अनुच्छेद, और अनुच्छेद में 38 से 41 तक जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आप इस अनुच्छेद को छोटा सा इसको पढ़ देता हूँ। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो हम कुछ हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं और यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से, यानी कि जो सभी कारण हैं उसका एक ही कारण है सभी चीज़ों का, वो है हमारी इच्छा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और इसमें था जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं 38। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसको कहा है, तो देखिए लेखक ने जो आंतरिक जगत में काम करने का गणित बोला है इसे बोला है इच्छा ना करने को, यानी यदि आप इच्छा नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह के दुख का भोगी नहीं बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय मनीषी के चिंतन का जो विषय है वो क्या है, देखिए तो जो आपको अनुच्छेद दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भारतीय मनीषियों के जो चिंतन का विषय है वह है इच्छा और अनिच्छा का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारी इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है आप सभी जानते हैं, ज़्यादा इच्छा यानी ज़्यादा दुख, ज़्यादा लालसा, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 40 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है, तो देखिए मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बनता है तभी जब उनके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, मनुष्य के अंदर की इच्छाएं वो बढ़ने लगती हैं, तो 41 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
लालसा शब्द के दो पर्यायवाची बताइए। लालसा इस शब्द के दो आपको पर्यायवाची यहाँ पर बताने होंगे। तो इच्छा या फिर आकांक्षा ये दो हैं, ये लालसा के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इच्छा करना या लालसा करना, आकांक्षा करना, ये सब सेम है, तो पर्यायवाची इसके हो जाएंगे ये। 42 का ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए यहाँ पर हम आधे से अधिक क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर चुके हैं। आगे भी मैं इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 43 क्वेश्चन है, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जाति का बहुवचन बताना है, तो जातियाँ यानी 43 का बी करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द तत्सम नहीं है वो आपको बताना था। अग्नि एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। वत्स ये भी तत्सम शब्द है। चतुर्दश ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो फूल है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। फूल का तत्सम क्या होता है आप सभी जानते हैं, पुष्प। तो 44 का यहाँ पे तत्सम नहीं बताना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। अगेन पहिया, आटा, कृपा या फिर खटिया। तो देखिए यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो आप सभी जानते हैं, कृपा। 45 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो तत्सम शब्द है। तो देखिए 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, खीर नहीं होता है, ये क्षीर होता है इसका तत्सम। सपत्नी ये बिल्कुल गलत है। घोड़ा ये भी गलत है। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द 46। तो यहाँ पर जो सत्तू है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तत्सम शब्द। और सत्तू का जो अगर हम तद्भव पूछे तो क्या होता है, सतुआ होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर छांटना है तत्सम शब्द। अब यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा हो, क्या आम तत्सम है, नहीं, आम्र होता है इसका। हाथ का हस्त होता है, दूध का दुग्ध होता है, लेकिन मोर का मयूर यानी मयूर क्या है हमारा, तत्सम है, यानी तद्भव नहीं है। तो ये डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तद्भव नहीं है तो मयूर तद्भव नहीं होता है, मयूर तत्सम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, स्कंध का तद्भव रूप क्या होता है। तो स्कंध का तद्भव रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, स्कंध मीन्स होता है कंधा। क्या होता है, कंधा। हमारे कंधे को हम तत्सम रूप में क्या कहते हैं, हम स्कंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप क्या होता है। तो देखिए हरिद्रा, हरिद्रा एक तत्सम वर्ड है और इसका जो तत्सम होता है उसको हम कहते हैं क्या, हल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बी करेक्ट होगा, हल्दी को ही हम हरिद्रा बोलते हैं तत्सम में। यहाँ पर जो 49 है इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का यहाँ पर प्रयोग आपको बताना है कि किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। मोहन ने पत्र लिखा। तो देखिए ये कर्म कारक है, हम आंखों से देखते हैं तो ये कर्ता ने कर्म को करण कारक है एग्जैक्टली। अब अपादान यानी कि अलग होने का भाव हो रहा है, बिल्ली छत से कूद गई, छत से अलग हुई है ना। तो देखिए ये 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यानी हमें ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें सभी जो शब्द हैं वो परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखें, कनक कंचन निनाद बिल्कुल नहीं होगा। वदन आनन और आश्य, तो यहाँ पर 51 ठीक है, वदन आनन और आश्य ये दोनों, ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो देखिए चाय जो शब्द है इसका प्रयोग हम किस वचन में करते हैं ये आपको बताना है। तो चाय शब्द का जो प्रयोग है वो द्विवचन में होता है। 52 सॉरी, इसका द्विवचन नहीं, इसका होता है चाय शब्द का प्रयोग हम हमेशा एक ही वचन में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो द्विवचन में और ना ही बहुवचन में। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर, 52 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो देखिए हम भारतीयों ने, तो यहाँ पर भारतीय का बहुवचन क्या हो गया, भारतीयों। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ठीक है, यानी बरसने का, बादल ज़्यादा बरसे तो वो भी भला नहीं करता, और यदि ज़्यादा धूप निकले तो वो भी भला नहीं करता। तो 54 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, अधिक बारिश होना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर जो सही जाएगा वो सी ही जाएगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 54 का सी करेक्ट होगा। 55 पर चलते हैं, तो अपनी करनी पार उतरनी, मतलब कि अपने जो कर्म हैं, 55 में क्या होगा, अपने जो कर्म हैं, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। जो अपने कर्म होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पार लगेगी नैया। ठीक है, हम
अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, तो 55 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, आटा गीला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, प्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना और हर प्रकार का अनुभव होना। तो यहाँ पर देखेंगे जो आटा गीले होने का मतलब होता है कठिनाई में पड़ जाना, यानी प्रॉब्लम में आ जाना। ठीक है, 56 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 देखते हैं, फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, धीरे धीरे चलना या डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना या फिर सोच विचार कर काम करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा, सोच विचार कर काम करने को ही हम फूंक फूंक कर पैर रखना बोलते हैं। तो 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से इसमें कौन सा कारक है? तो जो चम्मच से शब्द है इसमें कौन सा कारक है? देखिए, चम्मच की सहायता से कह रहा है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। सहायता से खा रहा है तो करण हो जाएगा। 58 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। यहाँ पर कहा गया है गहने अलमारी में है। अलमारी में पद में जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलमारी में, इस पद में कारक कौन सा है? तो यहाँ पर हमको बताना है कारक, तो अधिकरण में पर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 का बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। देखिए, आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, पर इसका जो सही आंसर आपने लगाया है यदि वी, तो बिल्कुल सही होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। कई लोग इसका कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शन और ये सी और डी ये दोनों जरूर लगाए होंगे, पर यहाँ पर जो सही आंसर है प्रश्न का वो है बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्योंकि आप एक हिसाब से देखिए तो इन सब का जो अर्थ यही तो हो रहा है, जानबूझकर खुद को मुसीबत में डालना। तो 60 का जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो आप सभी जानते हैं इत्यादि में क्या होती है? इति धन आदि, ये होती है यण संधि, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इति धन आदि। ठीक है, 61 का बी करेक्ट होगा। 62 देखते हैं, शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए, शुभ धन इच्छा, यही होती है शुभेच्छा, और यहाँ पर गुण संधि होती है। तो 62 का करेक्ट आंसर जो आएगा बी जाएगा, शुभ धन इच्छा यानी शुभेच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो 63 में क्या होगा? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, गलत है, मेरे को नहीं आएगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं। अगला देख लेते हैं, एक दूध का गिलास, तो ये गलत है। और प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक चित्र, ठीक है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। वह आदमी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर मुझे डाउट है, क्योंकि वह अच्छा आदमी नहीं है ये सही होगा, आगे पीछे होना चाहिए था इन दोनों को। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वह है प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 63 का डी बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। 64 देखते हैं यहाँ पर, तो कृपया आप ही बताएं, ये तो वाक्य शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल नहीं, बंदूक एक अस्त्र होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। यथोचित किस समास का उदाहरण है? देखिए, यहाँ पर जो समास हो रहा है यथोचित, यथा धन उचित, आप इसका विग्रह कीजिए तो यथा धन उचित, और अनु आप्रतिभर यथा यवथर, ये होते हैं अव्ययी भाव समास के उपसर्ग। तो यहाँ यथा उपसर्ग है और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 65 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा समास है जो कि द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु में आप सभी जानते हैं संख्याएं होती हैं, तो इसमें कौन सी संख्या है? देखिए, भला बुरा, यहाँ कोई संख्या नहीं है, नवयुगम में कोई संख्या नहीं है। पंसेरी, यहाँ पर है 5 सेरी, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, पंसेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी बात का धनी होना मतलब क्या होता है? वायदे का पक्का होना। तो 67 का ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो तीनों ही यहाँ पर गलत हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह कीजिए। तो इसका हमें संधि विग्रह निकालना है। नद्यागम का क्या होगा? नद्या धनगम, बिल्कुल गलत। नद धनगम, बिल्कुल गलत। और नदी धन आगम, यानी नदी का आगम ही क्या कहलाता है? नद्यागम। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मनादन अनुकूल की संधि क्या होगी? जब हम इसको संधि करेंगे, इस संधि विग्रह को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? मनोनुकूल, मनोनुकूल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में छोटा ओ की मात्रा है, यहाँ पर दोनों में बड़ा ओ की, तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए। और मनाओ, ये तो गलत हो जाएगा, औ की मात्रा है, जबकि आनी है क्या? दीर्घ गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 69 का। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर अगला है 70। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी भाव दिखाना है यहाँ पर। भारत क्या एक भाव है? नहीं, भारतीयता भाव होता है। और लड़का, लड़का एक भाव नहीं होता है, लड़कपन एक भाव होता है। मित्रता, ये करेक्ट हो जाएगा 70 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो 71 में जो करेक्ट आएगा पराधीन में उपसर्ग पर धन अधीन, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर उपसर्ग होगा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो देखिए गामी, गामी और अनु, अनु प्लस गामी, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अनु। क्वेश्चन नंबर 72 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए मिलना, मिलना का जो धातु रूप होगा मिल, और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है आप, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा 73 का वो ए होगा आप। यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? आप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मूल शब्द होता है बंगाल, और इसमें जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, ई बड़ी ई, तो यहाँ पर बंगाली शब्द का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, 75 का जो करेक्ट आंसर जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है। कहाँ, कब, किसने, किसको, ये सब तो जो है प्रश्नवाचक हैं, तो ये तो गलत हो जाएंगे। प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं बताना हमें, ठीक है ना, तो ये है उसको, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होगा। 76 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा? यहाँ बताना है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है तो कौन कौन से होंगे? वह, हम, तुम, ये जो तीनों है, ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और जो कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसलिए 77 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमको नहीं बताना था यहाँ पर। 78 देखते हैं, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है? तो गौरी और शंकर दो हैं, यहाँ पर गौरी माता गौरी हैं और शंकर जी हैं, तो दोनों जो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर गौरी शंकर बनेगा, द्वंद्व होगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 78 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से बताना है कि जो शब्द है कौन सा वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो खटाई, नहीं, ये द्रव्य नहीं होता है, ठीक है। खटाई और मिठास ये भी नहीं होगा, ठंडी भी नहीं होगा। चमड़ा, चमड़ा एक द्रव्य है, और 79 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? पशु हैं वो चर रहे हैं, इस वाक्य में आपको संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक तो नहीं है, और भाव भी नहीं उठ रहा है यहाँ पर, और द्रव्य भी नहीं है, यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। तो पशु एक जाति है, और यहाँ पर 80 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पशु में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर मैंने आपसे इस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है। शायद ही इसमें एक आध प्रश्न भी गलत निकले, वैसे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि एक आध क्वेश्चन मान लीजिए ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस सॉल्यूशन को आप शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।